हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 हो या एसएससी जेई 2025, कोई भी जेईई लेवल का एग्जाम हो, जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, तो आप ये पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। डेली प्लेलिस्ट अपलोड होती है। हम जितने भी डिफरेंट एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लास्ट लेक्चर में पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन द लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वॉइड रेशियो चेंजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.6। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको सामने ही लिखा है। तो वो कहता है एवी में वॉइड रेशियो का चेंज कितना है? 0.8 में हम 0.6 माइनस कर देंगे, और नीचे हमारा आ रहा है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि 100 माइनस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा मेरा 0.2 और नीचे आ रहा है मेरा 50। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.4। क्यों मल्टीप्लाई किया है 2 से? क्योंकि नीचे मेरा क्या बन जाएगा 100। आराम से डेसिमल लगा सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू आएगी 0.004। 0.004 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइक्सियल टेस्ट। तो जो हमारे पास ट्राइक्सियल टेस्ट होता है, जिसमें क्या कहता है, सॉइल सॉइल हमारी होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। ट्राइक्सियल टेस्ट में हम आराम से पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। सॉइल ट्राइक्सियल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें जो वीकेस्ट प्लेन मिलता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता, जो रियल में वीकेस्ट प्लेन है वो मिलता है। यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। तो ट्राइक्सियल टेस्ट हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट के कंपेयर में यूज करते हैं। यहाँ पर हम पहले स्टेज में क्या करते हैं, पहले स्टेज को हम कंसोलिडेशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें जो सॉइल सैंपल होता है उस पर हम प्रेशर लगाते हैं, जिसको कंसोलिडेशन स्टेज बोलते हैं। वाटर रिलीज हो सकता है, या वाटर नहीं रिलीज हो रहा तो अनकंसोलिडेटेड स्टेज हो जाएगी, और अगर वाटर रिलीज हो सकता है तो कंसोलिडेशन स्टेज हो जाएगी। तो पहले पे हम क्या करते हैं, सिग्मा 3 नाम से हम कंसोलिडेशन स्टेज पे कंसोलिडेशन प्रेशर लगाते हैं। दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, हम इसी पे डेविएटर स्ट्रेस भी लगाते हैं, जिसको सिग्मा डी से शो कर दिया जाता है। पहले से सिग्मा 3 लग रहा है, फिर हम क्या करते हैं, ट्राइक्सियल टेस्ट में डेविएटर स्ट्रेस भी यूज करते हैं। डेविएटर स्ट्रेस भी हम लगाते हैं, और यहाँ से हम आराम से सिग्मा 1 की वैल्यू यूज कर लेते हैं। सिग्मा 1 क्या हो जाता है, सिग्मा 1 विल बी सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। और यहाँ से हमारी एक 5 स्टार इक्वेशन भी यूज की जाती है, जिसको अगर हम बोले तो होता है सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। फिर हमारा आ जाता है 2c 10 45 प्लस 5/2। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करते हैं कोहेजन लेस सॉइल की बात करें, तो मतलब प्योर सैंड सॉइल की बात करते हैं, तो वहां पर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कोहेसिव सॉइल की बात करें, क्ले की बात करते हैं, तो वहां पे 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ ट्राइक्सियल टेस्ट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर इज गिवन बाय AF। और अगर हम बात करते हैं विच व्हाट इज ट्रू फॉर यूयू टेस्ट, तो अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड। बेसिकली कह रहा है अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड टेस्ट की अगर हम बात करें, यूयू टेस्ट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलता है। तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि हम वाटर को रिलीज नहीं होने दे रहे इन बोथ ही टेस्ट में। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत ही स्टेजेस पे हम वाटर को सॉइल से रिलीज नहीं होने दे रहे। मतलब क्या है, वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ईवी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ईवी की वैल्यू जो है, जो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वो 0 हो जाएगा। So from here the पहला ऑप्शन जो है हमारा A ऑप्शन will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. क्वेश्चन है, द डिपॉजिट ऑफ रेसिडुअल सॉइल आर एट कंसिडरेबल डेप्थ। तो जो हमारी जो रेसिडुअल सॉइल होती है, जो कि पेरेंट रॉक के पास ही रिसाइड कर जाती है, वहीं रह जाती है, क्या वो कंसिडरेबल डेप्थ पे होती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, या इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्यूमुलस सॉइल। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, लुइसिस इज द विंड ब्लोन सिल्ट और सिल्टी क्ले ऑफ लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन। एंड लास्ट कह रहा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ डिकेइंग एंड केमिकल डिपॉजिट वेजिटेबल मैटर अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉलिवल सॉइल। तो देखो, कॉलिवल सॉइल तो वो होती है, कॉलिवल सॉइल की बात करें जो ग्रेविटी के वजह से हमारी डिपॉजिट होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि वेजिटेबल मैटर जो होता है, जो हमारा वेजिटेबल मैटर है, उसके वजह से, उनके डीके की वजह से जो सॉइल मिलती है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो सबसे पहले बात तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो सॉइल मिलती है उसे हम कॉलिवल बोलते हैं, क्यूमुलॉइज नहीं बोलते। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करते हैं लुइसिस इज द विंड ब्लोन सिल्ट, तो बिल्कुल सही बात है। लुइस बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो एयर हो जाता है, तो लुइसिस जो है वो विंड ब्लोन सिल्ट हो जाती है। वहां पे लिटिल या नो स्ट्रेटिफिकेशन, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। डिपॉजिट ऑफ रेसिडुअल
सॉइल आर एट कंसिडरेबल डेप्थ। दिस में तो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बचा क्या? हाँ बिल्कुल, रेसिडुअल सॉइल जो होती है हमारी, वो उस पे जो डिपोजिशन है वो कंसिडरेबल डेप्थ तक देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग, तो 1 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस ऑफ 250, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस इज 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्यू यू की वैल्यू जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो दे रखा है हमें 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर बी की वैल्यू दे रखी है हमें 1 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है हमारी, ठीक है। व्हाट विल बी द अलाउबल बियरिंग प्रेशर ऑफ 3 मीटर इंटू square footing resting on the same surface and the factor of safety is given 2.5। तो allowable bearing pressure पूछ रहा है। use तरजाकी bearing capacity, the soil is cohesion less, मतलब cohesion नहीं, वैल्यू 0 मुझे यहाँ पर अगर हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला देखें तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो हमारी स्ट्रिप फुटिंग के लिए हो जाएगी वो हो जाएगा CNC प्लस गामा डी एफ इंटू NQ, और फिर यहाँ आ जाता है हमारा 0.5 या फिर हाफ बी गामा एन गामा। यहाँ से आप कुछ चीजें देख सकते हो। सबसे पहले तो कोहेजन लेस सॉइल है, मतलब ये हमारा 0 हो गया। फिर वो बोल रहा है कि ग्राउंड सरफेस पे रखा है, मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल रही है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी? 250 दे रखा है, 250 दे रखा है, और उसके 0.5 पी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1, और गामा एन गामा की वैल्यू यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। तो 0.5 को 1/2 लिखते हैं, तो गामा एन गामा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो वो आ जाएगा मेरा 500। तो यहाँ से मैंने 500 वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हमें क्या करना है? हम किसके लिए फाइंड करेंगे? अपन को फाइंड करना है स्क्वायर के लिए, वो भी हमारा अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो गामा एन गामा की वैल्यू मुझे मिल गई थी, गामा एन गामा की वैल्यू मिल गई मुझे 500। अब मुझे पता है कि ये क्यू यू जो है, यहाँ पे फिर CNC लिखेंगे प्लस हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, लेकिन अभी हमारा स्क्वायर फुटिंग है तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 1.3 CNC होता है, प्लस में हमारा क्या हो जाता है? गामा डी एफ NQ, और यहाँ आ जाएगा हमारा 0.4 बी गामा एन गामा। यहाँ से मुझे पता है ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे है, ये पूरा 0 क्योंकि कोहेजन लेस है। तो क्यू यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 0.4। बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मीटर, क्योंकि स्क्वायर हमारा गिवन है 3 का। गामा एन गामा की वैल्यू मेरे को मिल गई है 500। यहाँ से एक डेसिमल से तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 होता है, तो 600 यहाँ से क्यू यू की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन अलाउएबल पूछा है, और अलाउएबल पूछ रहा है तो इसका मतलब मुझे क्या है? क्यू यू को मैं FOS से डिवाइड कर दूंगी। तो FOS की वैल्यू हमें क्वेश्चन रखी रहेगी। FOS की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, अपन को दे रखी है 2.5, 2.5/2 लिख वन में 2.5, तो डेसिमल ऊपर भेजें तो 25 से ये 4 टाइम्स आ जाएगा 240। तो हमारा अलाउएबल जो हमारा निकल के आ रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो अलाउएबल की वैल्यू आ रही है 240। अलाउएबल की वैल्यू आई है हमारी 240 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अलाउएबल प्रेशर पूछ रहा है तो यूनिट हो जाएगी हमारी 240 किलो न्यूटन पर मीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम फैक्ट्स अबाउट पाइल फाउंडेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमें पाइल फाउंडेशन कब यूज करते हैं? एक तो हमारा सैलो फाउंडेशन होता है, एक हमारा डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में हमारा एक आता है पाइल फाउंडेशन, जिसके बारे में हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। जब लोड हैवी होगा तब यूज करेंगे, या जब लोड लाइट होगा तब यूज करेंगे? जब सॉइल स्ट्रेटम नियर द सरफेस इज वीक होगा तब यूज करेंगे, या जब सब सॉइल स्ट्रेटम नियर द ग्राउंड सरफेस स्ट्रांग होगा तब यूज करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर हमारा स्ट्रेस जो हमारा ग्राउंड सरफेस है वो स्ट्रांग होता है तो हम तो फिर शैलो फाउंडेशन से काम चला जाते हैं, पाउल फाउंडेशन करते हैं। क्यों? तो जब हमारा ग्राउंड सरफेस वीक होगा एक तो तब यूज करते हैं, थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब हमारे ऊपर से हैवी लोड लग रहा हो, तो सरफेस बहुत वीक हो और हैवी लोड लग रहा हो, तो तब हम pile foundation करते हैं। That means 1 and 3 is the correct combination for pile foundation. Let's move to the next question. Next question is, when an owner can borrow money against the security of property and interest is paid, then it is called leasehold property, freehold property, mortgage and lease. तो जब किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे मनी बोरो किए जाते हैं और फिर इंटरेस्ट पे किए जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम मॉर्टगेज कहते हैं। और जो मनी ले रहा है, जो एडवांस में मनी ले रहा है, जो बोरो कर रहा है,
उसको बोलते हैं मॉर्टेगर, और जो मनी देता है, एडवांस में मनी देता है, उसको बोलते हैं मॉर्टेगी। इस प्रोसेस को हम मॉर्टिगेज कहते हैं। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल, तो हम उसे फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे व्हेन द परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन पे अगर जो परसेंटेज ऑफ सॉइल जो रुक रही है, रिटेन की बात कर रही है, वो क्या होगा। मुझे अगर फाइन ग्रेन सॉइल कहना है और 75 माइक्रोन पे ज्यादा 50% से ज्यादा रुक गई, तो वो फाइन थोड़ी रहेगा, तो लेस होना चाहिए, लेस देन 50%, and is called grain soil when the percentage of soil retained on 75 micron is greater than। तो अगर कोर्स ग्रेन कहलाना है तो ग्रेटर देन होना चाहिए 75 माइक्रोन पर, 50% से ज्यादा रुकना चाहिए, और अगर हमको फाइन ग्रेन कहलाना है तो 50% से कम रुकना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेस एंड ग्रेटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन अ ब्रिक cut in such a manner that its one long face remain uncut। तो उसको क्या कहते हैं, क्वींस कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं, कॉपिंग कहते हैं, या फिर क्लोजर कहते हैं। तो जब एक पोर्शन जो हमारा एक फेस जो है अगर वो कटे नहीं, अनकट रह जाए, तो इसको हम क्लोजर कहते हैं। इट कैन बी अ क्वीन क्लोजर, जैसे कि क्वीन क्लोजर में बात करते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरीके से हमने काट दिया, इतना पोर्शन हमारा लेफ्ट रह जाता है, इतना पोर्शन हमारा कट गया, तो एक पोर्शन जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है वो तो अनकट है। तो इस तरीके के जो हम डिफाइन करते हैं ब्रिक्स के कट को, उसको हम क्लोजर कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज गिवन। तो डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है 0.5 पॉइज एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 0.5। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इन स्टोक्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी पता है और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिखानी है। मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से डायरेक्ट डिवाइड कर देना। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैसे निकालोगे, अपन को निकालना है डेंसिटी। तो इस डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, जो हमारा वाटर की डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब 500 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो डेंसिटी है वो निकल के आ रहा है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैं अगर बात करूं विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी अपन आराम से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। 0.5 पॉइज, 0.5 पॉइज हमें गिवन है, 0.5 पॉइज, जिसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको अगर मैं चेंज कर लूं तो इसको हम चेंज करके 0.05 kg पर ms लिखेंगे, kg पर ms। और नीचे हमारा डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा अपन का निकाला अभी हमने 500 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴। और यहाँ से मुझे स्टॉक्स में आंसर चाहिए, तो दैट मीन्स 1 स्टॉक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 stocks is the correct answer of this question. Let's move to the next question. Question है calculate the critical depth corresponding to the discharge of 8 meter cube per second in a rectangular channel of width 4 meter. Take g की वैल्यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्रिटिकल डेप्थ की अगर फॉर्मूले की बात करें, क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन में हमारा आता है जी, क्यू स्क्वायर जी, और ब्रैकेट में हमारा पावर आएगी 1/3। सबसे पहले स्मॉल क्यू निकालेंगे, वो होता है हमारा डिस्चार्ज अपॉन विड्थ। डिस्चार्ज कितना है हमारा 8, विड्थ कितनी हमारी 4, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा मेरा 2। यहाँ से वाई सी की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 10 की पावर 1/3, ये हो जाएगा हमारा 4/10। 4/10 हो जाता है हमारा 0.4 की पावर 1/3। मतलब हमारा वाई सी की वैल्यू जो हमारी सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.4 की पावर 1/3। अगर हमें क्रिटिकल डेप्थ पता है तो हर डिफरेंट सेक्शन का हमें क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी भी पता होना चाहिए। तो अगर सबसे पहला हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है मेरा, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उसका क्रिटिकल जो हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, मैं लिख देती हूँ स्पेसिफिक एनर्जी, वो भी कैसी, स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल। तो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, हमारा सेक्शन पे डिपेंड करती है, और सेक्शन में भी हमारा बेसिकली वाई सी की वैल्यू जो हमारी क्रिटिकल डेप्थ उस पर यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 वाई सी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरा सेक्शन हमारा ट्राइंगुलर होगा, अगर ट्राइंगुलर सेक्शन देखने को मिलेगा तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 5/4 वाई सी, 5/4 वाई सी। और अगर पैराबोलिक सेक्शन है, पैराबोलिक सेक्शन है,
तो आपको मिलेगा, पैराबोलिक सेक्शन है तो मिलेगा 4/3 YC, 4/3 YC। तो ये वैल्यूज भी याद रखिएगा। वेल, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ रिवर इज 2 मीटर। तो आर की वैल्यू मुझे दे रखी है, हाइड्रोलिक रेडियस दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, आर की वैल्यू है 2 मीटर। लॉन्गिट्यूडनल बेड का स्लोप दे रखा है चैनल का 0.0001। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द बेड ऑफ द रिवर। तो एक्सपेक्टेड जो हमारा पार्टिकल साइज होना चाहिए, एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द बेड ऑफ द रिवर क्या होता है, वो होना चाहिए हमारा 11 RS के इक्वल या उससे बड़ा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 11 R कितनी वैल्यू दे रखा है 2 और S की वैल्यू हमें दे रखी है 0.0001। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली ये जो आता है वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी किस में आ रही है, मीटर में। ये मीटर में है। जब इसको मुझे mm में चेंज करूंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आएगा, 2.2 mm निकल के आएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे और 0.1 हो जाएगा। तो अबाउट 2.2 mm या उससे बड़े हमारे पार्टिकल्स विल बी द स्मॉलेस्ट एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स। वेल, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी due to its tendency to uplift the submerged body is called metacenter, center of pressure, center of gravity, buoyancy। तो इनमें से क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।